हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स पार्ट 2 के ऊपर। पहले पार्ट 1 देख लीजिए अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, अदरवाइज ये वीडियो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे राइज ऑफ नाजी डिक्टेटरशिप, कॉज ऑफ राइज ऑफ नाजी, हिटलर राइज टू पावर, सिमिलैरिटीज क्या है नाजिज्म और फैसिज्म में, और डिफरेंसेस क्या है इन दोनों में। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइज ऑफ नाजी डिक्टेटरशिप। ठीक है, अब ये नाजी है क्या। देखिए, जर्मनी में एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम था नाजी। ठीक है, जर्मनी में पॉलिटिकल पार्टी का नाम था नाजी। जैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इंडिया में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसी तरीके से जर्मनी में एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका नाम था नाजी। इसकी फुल फॉर्म थी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता था नाजी। अब ये जो पार्टी थी नाजी, इसके लीडर थे एडोल्फ हिटलर। ये पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये हैं एडोल्फ हिटलर। ठीक है, ये डिक्टेटर थे। जैसे इटली में डिक्टेटर थे मुसोलिनी, इसी तरह जर्मनी के डिक्टेटर थे ये एडोल्फ हिटलर। ये नाजी पार्टी के लीडर थे। ये नाजी पार्टी जो इनकी थी, इसकी कुछ आइडियोलॉजी थी। ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, सेम थी जैसे कि इटली में थी फैसिज्म की। ठीक है, वही सेम इसी तरीके से इनकी भी आइडियोलॉजी थी कि एक्सपेंशन करो, जर्मनी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करो, और नेशंस पे कब्जा करो, फैलाओ जर्मनी को। और रेशियल प्योरिटी थी इनकी। रेशियल प्योरिटी का मतलब यहाँ पे था, ये सोचते थे कि जो जर्मन्स हैं वो बेस्ट हैं और जर्मन्स को पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहिए। फिर पावर चाहते थे ये कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले, और मिलिट्री रूल। ठीक है, इनका काफ़ी ज़्यादा जो बिलीफ था वो मिलिट्री रूल में था कि मिलिट्री रूल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो नाजीज थे, इनका जो पीरियड था मेनली ये वाला पीरियड है वो। ठीक है, 1933 से लेकर 1945 का, और राउंड अबाउट इसके आसपास का पीरियड है। तो अब देखते हैं कि किस वजह से ये नाजी की डिक्टेटरशिप आई जर्मनी में, किस वजह से हिटलर डिक्टेटरशिप में आए। सबसे पहला कॉज है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या, इसका क्या मतलब है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डेमोक्रेसी आई थी जर्मनी में। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी के जो उस टाइम पे समझ लीजिए जो किंग थे, जर्मनी के किंग थे, उनका नाम था विलियम केजर। ठीक है, तो ये विलियम केजर जो थे, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही भाग गए हॉलैंड। ठीक है, तो ये तो चले गए, भाग गए हॉलैंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जैसा ही खत्म हुआ। अब जर्मनी में किंग था नहीं कोई, विलियम केजर भाग चुके थे हॉलैंड। उस टाइम पे फिर जर्मनी में आई एक डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नाम है वेमर रिपब्लिक। ठीक है, वेमर रिपब्लिक जर्मनी में आ गई। जैसे ही किंग वहां से गए, अब फिर एक गैप आया, कोई ना कोई तो चाहिए कंट्री को चलाने के लिए। तो फिर उस टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट आई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट का नाम था वेमर रिपब्लिक। ये देखिए, ये साइन है। ठीक है, इस तरीके से ये इनका सिंबल था वेमर रिपब्लिक का, पॉलिटिकल पार्टी थी ये। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई। लेकिन अब ये जो वेमर रिपब्लिक थी, डेमोक्रेटिक थी, लेकिन उसके बाद भी ये फेल हो गई। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई। ठीक उसी तरह जैसे कि इटली में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन वहां पे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहले किंग थे, किंग भाग गए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई वेमर रिपब्लिक, लेकिन ये भी फेल हो गई, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई जर्मनी की। अब फिर क्या हुआ, यहां पे गैप आ गया। जब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही, तो वहां पे गैप आ गया। गैप इन द सेंस कि अब कोई चाहिए था, एक ऐसा लीडर चाहिए था कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। यहां पे एंट्री होती है हिटलर की। हिटलर ने क्या करा, हिटलर ने लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट दूंगा, मैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरह नहीं हूं। ठीक है, मैं करूंगा तरीके से काम, मैं आपको दूंगा एक स्टेबल गवर्नमेंट, मैं दूंगा एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। ठीक है, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो हिटलर ने लोगों को ये विश्वास दिलाया। ठीक है, तो ये काफी बड़ा रीजन था कि ये राइज नाजीज का क्यों हुआ, क्योंकि सेंटर में जो गवर्नमेंट थी वो स्ट्रांग नहीं थी, और कोई ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं थी। ठीक है, मतलब ऑपोजिशन पार्टी मतलब हिटलर के अगेंस्ट कोई ऑपोजिशन पार्टी थी ही नहीं कि कोई सेंटर में आके रूल कर पाए। हिटलर ने इतना ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया था कि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचा था। लोगों को लगता था बस हिटलर ही है जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। तो पहला रीजन तो ये था कि डिक्टेटरशिप जर्मनी में आई, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। सेकंड,
ये मैंने कई बार पहले भी बोला कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस थी ये काफ़ी ह्यूमिलेटिंग थी। ह्यूमिलेटिंग मतलब होता है काफ़ी डिसग्रेसफुल थी, ठीक है, काफ़ी बेइज्जती वाली थी, ठीक है। तो मतलब और ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस थी ये साइन किसने की थी? ये वेमर रिपब्लिक ने, ठीक है, वेमर रिपब्लिक ने ही साइन की थी ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। तो जर्मनी में वैसे भी बहुत गुस्सा था कि मतलब इतनी खराब ट्रीटी आपने साइन कर दी, जर्मनी की आप बेइज्जती करवा रहे हो। जर्मनी की अपनी एक प्राइड थी, एक नेशन था, इतना स्ट्रांग नेशन था, और ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस तो पूरी तरह से जर्मनी के लोग सोचते थे कि बेइज्जती है हमारी। और वेमर रिपब्लिक ने इसको साइन किया था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने। तो बिल्कुल भी एक तरीके से जो पब्लिक है बिल्कुल डिसलाइक करने लगी थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वेमर रिपब्लिक को। और जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस है इतनी ज़्यादा उससे उन लोगों को, जर्मनी की प्राइड को धक्का पहुंचा, लोगों को इतना ज़्यादा खराब फील हुआ, बेइज्जती फील हुई, तो उनके अंदर बहुत एक एंगर था। अब उन्हें कोई चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग लीडर, ठीक है। उसी लीडर के फॉर्म में फिर हिटलर आए थे। फिर इकोनॉमिक डिजास्टर। इकोनॉमिक डिजास्टर क्या मतलब कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, ठीक है। मतलब जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी पे बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे थे, बहुत सारा पैसा ब्रिटेन और फ्रांस को जर्मनी को देना था। तो जर्मनी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गई थी, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया था, बहुत एक्सट्रीम में महंगाई हो गई थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक 30 रुपए की ब्रेड आप समझ लीजिए आपको 3,000 की मिल रही है, 30,000 की मिल रही है। इतना हाई इन्फ्लेशन हो गया था, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी, खाने के पीछे राइट्स होने लगे थे। तो ये जो इकोनॉमिक डिजास्टर हुआ था कंट्री के अंदर, यहाँ पे हिटलर ने फिर प्रॉमिस किया लोगों को कि कोई बात नहीं, मैं जैसे ही पावर में आऊंगा मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी आपकी दूर कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे हर स्टेप पे हिटलर लोगों को बिलीव करा रहा था कि एग्जिस्टिंग जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वेमर रिपब्लिक, ये बेकार है। मैं हूं, मुझे आप वोट दो, मुझे आप जिताओ, मुझे पावर में लेके आओ, मैं आपको दूंगा जो आपको चाहिए, मैं आपको खोया हुआ आपका प्राइड दिलाऊंगा, मैं जर्मनी को स्ट्रांग बनाऊंगा, मैं जर्मनी को एक स्टेबल गवर्नमेंट दूंगा। तो हिटलर का प्रॉमिस लोगों को बहुत ज्यादा हिट करता था उस टाइम पे। फिर थ्रेट ऑफ कम्युनिज्म। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कम्युनिज्म से लोगों को बड़ा थ्रेट था, मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहां, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनको बड़ा उस टाइम पे लगता था कि कम्युनिज्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि रशिया में कम्युनिज्म आ चुका था, रशिया में कम्युनिज्म आया था 1917 में, ठीक है। और जर्मनी में उस टाइम काफी लोग थे जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फेवर करते थे, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी को फेवर करते थे। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी को फेवर करते थे। बट हिटलर ने बोला कि अगर ये कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है, ये कम्युनिस्ट लोग जीत जाते हैं, तो हम रशिया के गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो कम्युनिज्म था वो रशिया में था। तो हिटलर ने लोगों को ये बताया कि कम्युनिज्म हमारी कंट्री के लिए थ्रेट है, क्योंकि जैसे ही कम्युनिज्म अगर पावर में आता है तो आप फिर रशिया के गुलाम बनोगे। तो फिर जो डर था लोगों का कि कम्युनिज्म ना आ जाए, बिजनेसमैन का भी डर था, लोगों को भी लगता था कि हम रशिया गुलाम ना बन जाए, तो ये भी एक रीजन था कि हिटलर को फिर वहां पे जगह मिली। डर था लोगों के अंदर कि कम्युनिज्म नहीं फैलना चाहिए। ये सेम कम्युनिज्म आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, इसका थ्रेट वहां पे इटली में भी था, इसलिए मुसोलिनी पावर में आए। तो मोर ओवर रीजन सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। फिर फाइनली मैंने जैसा बोला कि जितने भी डिक्टेटर्स होते हैं उनकी पर्सनैलिटी बहुत डायनामिक होती है। बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लीडर था हिटलर, बहुत ही ब्रेव था, बहुत ही एक्सट्रीमली ज़बरदस्त उसकी ओरेटरी स्किल्स थी। ओरेटरी स्किल्स क्या होता है? ओरेटरी स्किल्स होता है बोलने की जो उसकी पावर थी, बहुत इम्प्रेसिव था। मतलब अगर हिटलर बोल रहा है तो आप उसको तारीफ करे बिना आप नहीं रह सकते। ही वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट स्पीकर। ओरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी थी हिटलर की। फिर अब देखते हैं हिटलर राइज टू पावर। थोड़ा सा हिटलर का बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। हिटलर बॉर्न हुआ था ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया जर्मनी में एक जगह है, ठीक है, वहां पैदा हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये जर्मनी की साइड से लड़ा था, ठीक है। और इसको ब्रेवरी के लिए, हिटलर को गोली भी लगी थी और अपनी ब्रेवरी के लिए हिटलर को आयरन क्रॉस मिला था। काफी ब्रेव था, ठीक है। ये देखो, ये इस तरीके से होता है आयरन क्रॉस। तो हिटलर को अपनी ब्रेवरी के लिए आयरन क्रॉस मिला था। थोड़ा सा हिटलर का आपको वैसे ही बताया था मैं। हिटलर पेंटर बनना चाहता था, हिटलर डिक्टेटर बनना नहीं चाहता था। बट कंडीशंस कुछ ऐसी रही कि अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, उसकी माँ की डेथ हो गई थी और पेंटर ये बन नहीं पाया क्योंकि इसका एडमिशन नहीं हो पाया पेंटिंग स्कूल में। और इसने काफ़ी इसने पॉवर्टी में रहा, गरीबी में रहा। तो धीमे धीमे इसकी डेस्टिनेशन वहाँ से आर्मी में, फिर इसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, लड़ा है जर्मनी की साइड से। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इसको जो अवार्ड मिला आयरन क्रॉस से, उसके बाद फिर ये इसने धीमे धीमे पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, फिर इसका राइज होना स्टार्ट हुआ था। इस तरीके से कुछ इनकी कहानी है। फिर हिटलर, उसके बाद देखिए हिटलर ने जो एग्जिस्टिंग
डेमोक्रेटिक जो वहाँ पे पावर थी, पॉलिटिकल पार्टी थी जर्मनी में, उसका नाम था वेमर रिपब्लिक। इसके अगेंस्ट इसने क्या किया, कूप किया। कूप क्या होता है, मतलब एक तरीके से इसने अपने लोग इकट्ठे करे, अपने जो हिटलर को मानते थे, जो हिटलर के साथ थे फॉलोअर, उनको इकट्ठे करके जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वेमर रिपब्लिक, इसके अगेंस्ट एकदम इसने एक तरीके से आंदोलन कर दिया। ठीक है, एक तरीके से उन पर अटैक किया कि इनको हटा के खुद आना चाहता था पावर में। बट इसका ये जो अटैक था वेमर रिपब्लिक पे, ये फेल हो गया, चल नहीं पाया वेमर, और इसको जेल हो गई 5 साल के लिए। फिर जेल में इसने बुक लिखी थी, जो 5 साल इसको जेल हुई, जेल में इसने बुक लिखी, ऑटोबायोग्राफी थी इसकी, जिसका नाम था मैन कम्फ। मैन कम्फ एक जर्मन वर्ड है, इसका अगर वैसे देखोगे तो इसका मतलब होता है माय स्ट्रगल। ठीक है, इसने अपने पूरी लाइफ के बारे में लिखा। तो ये इसकी बुक है, देखो ये है एडोल्फ हिटलर की बुक मैन कम्फ। तो ये इसने जेल के टाइम पे लिखी थी। फिर 5 साल बाद ये जेल से बाहर आया, इसने इलेक्शन लड़े, लेकिन इसकी पार्टी हार गई, उसको मेजॉरिटी नहीं मिली पार्टी को। ठीक है, लेकिन जो पार्टी सेंटर में थी, ठीक है, सेंटर में कोalition की गवर्नमेंट थी, ठीक है, कोalition की गवर्नमेंट क्या होता है, कोalition की गवर्नमेंट होता है कि एक कोई पार्टी नहीं होती, 3 4 5 पार्टी मिलके एक मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाती है। तो नाजी पार्टी तो हार गई, इसकी पार्टी हार गई इलेक्शन में, लेकिन जो कोalition की गवर्नमेंट उस टाइम पे सेंटर में थी, जो उस टाइम कंट्री को रूल कर रही थी, उसको भी इसने काम नहीं करने दिया, नाक में दम कर दिया। अल्टीमेटली जो वहां का प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, ठीक है, इनको मजबूरी में आके हिटलर को क्या बनाना पड़ा, चांसलर जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग हैं, ये हिटलर के साथ बैठे हुए हैं। तो इन्होंने फिर मजबूरी में आके हिटलर को, क्योंकि हिटलर ने नाक में दम कर दिया था, किसी गवर्नमेंट को वहां चलने नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने मजबूरी में आके हिटलर को वहां पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हिंडनबर्ग की जब डेथ हुई, डेथ के बाद क्या किया हिटलर ने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों की पावर्स को जर्मनी में कंबाइन कर दिया। इसने हटा ही दिया, इसने कहा प्रेसिडेंट जैसी कोई चीज नहीं है, मैं ही हूं, सब प्राइम मिनिस्टर ही मैं ही हूं, प्रेसिडेंट भी मैं ही हूं। तो फिर ये क्या बन गया, एब्सोल्यूट डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। तो इस तरीके से ये हिटलर की कहानी है। फिर मेन फीचर क्या थे इसके नाजिज्म के मेन फीचर्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटलिटेरियन स्टेट। अब टोटलिटेरियन स्टेट क्या होता है, ये मैंने पहले ही बताया। टोटलिटेरियन स्टेट मतलब होता है कि हर चीज गवर्नमेंट करेगी। आप क्या कपड़े पहनोगे, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आप खाना क्या खाओगे, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आपके बच्चों का नाम क्या होगा, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ नहीं जा सकते, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, हर चीज आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो ये एक फीचर था नाजिज्म का। थोड़ा सा अगर आप इस टोटलिटेरियन स्टेट के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक है, एक नॉवल एक्चुअल में 1984, ये जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है। तो अगर आप फ्री टाइम में ये एक नॉवल है, पढ़ना चाहते हो तो आपको पढ़ सकते हो। इसमें थोड़ा सा आपको और मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली टोटलिटेरियन स्टेट क्या होता है। फिर इसका फीचर क्या था कि रूल ऑफ सिंगल पार्टी, मतलब एक बस हमारी नाजी पार्टी हो और फुल अथॉरिटी के साथ हो, कोई हमारा अपोजिशन ना हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। तो एक तरीके से आप देखेंगे जो उसके फीचर्स हैं, मैंने पार्ट 1 में जो डिस्कस किया, फैसिज्म से काफी मिलते जुलते हैं, मोर ओवर सेम ही है। फिर एक अच्छा ये चीज है, देखो ये हिटलर क्या मानता था, हिटलर सोचता था कि जो जर्मन्स है ना, इनका जो ब्लड है, इनकी जो रेस है, ये बहुत सुपीरियर है। इसको लगता था कि जो जर्मन्स हैं ये बहुत ही सुपीरियर रेस हैं, भगवान ने इन्हें बिल्कुल स्पेशली बनाया है और इनका हक है कि ये पूरे वर्ल्ड पे रूल करें। तो ऐसा उसको लगता था। ठीक है, तो उसका बिलीव था कि मतलब जर्मन्स ही रूल करने चाहिए, सबसे प्योरेस्ट रेस हम ही है। ये मानता था कि जो आर्यंस हैं, ठीक है, आर्यंस, ये बोलता था कि हम लोग आर्यंस हैं, जर्मन्स आर्यंस हैं, आर्यंस सबसे प्योरेस्ट रेस है। ये बोलता था कि हम सबसे प्योरेस्ट रेस हैं, क्योंकि हम लोग आर्यंस हैं और आर्यंस ही प्योरेस्ट रेस है, तो हमारा ये हक बनता है कि हम पूरे वर्ल्ड पे राज करें। तो ऐसा हिटलर का मानना था। ये इसने अपनी बुक मैन कम्फ में भी लिखा है और यही फिलॉसफी इसने अपनी नाजिज्म की फिलॉसफी बना ली थी। फिर इसने ज्यूस को जर्मनी से बाहर निकालने को बोला, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा है वो ज्यूस की वजह से हारा है। इसने ज्यूस पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, लाखों ज्यूस को इसने मरवा दिया था। ज्यूस कौन होते हैं, ज्यूस एक रिलीजन है, जैसे कि एक हिंदुज्म रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, ठीक है, सिखिज्म रिलीजन है, इसी तरीके से एक रिलीजन है ज्यूस। ठीक है, आज की डेट में जो सबसे ज्यादा ज्यूस हैं वो वर्ल्ड में आपको इजराइल में मिलेंगे। इजराइल एक कंट्री है, यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो हिटलर इन ज्यूस के बहुत अगेंस्ट था
उसने इतने लाखों ज्यूस को मरवा दिया था कि आपको बता नहीं सकता मैं, ठीक है। तो काफी इसने मर्सीलेसली ज्यूस को मरवाया था, तो ज्यूस के बहुत अगेंस्ट था। फिर इसका ये चाहता था कि जर्मनी बहुत ही स्ट्रांग मिलिट्री पावर बने, पूरे दुनिया पे राज करे, जर्मनी ही का ही राज हो सब पे, पूरे यूरोप पे, पूरे वर्ल्ड पे। इसकी सोच थी, मिलिट्री पावर का बहुत यूज करता था। और इसने अपनी आर्मी में एक सिंबल बनाया था जिसका नाम था स्वास्तिका मार्क, ठीक है। इस तरीके से इसका सिंबल था इसकी पूरी पार्टी का। ये देखिए, आप देख सकते हो, ये स्वास्तिक का मार्क है। ये हिंदुज्म में भी यूज होता है स्वास्तिक का चिन्ह। तो इसने इसको अपनी पार्टी का सिंबल बना लिया था। फिर इसने ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस को डिनाउंस कर दिया। डिनाउंस मतलब पूरी तरह से इसने ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस को एकदम रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, कि मुझे नहीं कि चाहिए, मैं इस ट्रीटी में बिलीव नहीं करता। फिर कुछ सिमिलैरिटीज हैं नाजिज्म और फैसिज्म में, आप देखते हैं। सबसे पहले देखो, दोनों ही टोटलिटेरियन की तरफ जाते थे कि मतलब एब्सोल्यूट बस हमारा ही रूल हो, बाकी सब खत्म, हम ही रूल करेंगे पूरी कंट्री को, हर चीज हम डिसाइड करेंगे सिटीजन्स के बारे में। ऑपोजिशन करते थे दोनों ही डेमोक्रेसी का। एग्रेसिव नेशनलिज्म था और इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज थी। एग्रेसिव नेशनलिज्म मतलब होता है कि बस हम ही हैं, मतलब हमारी कंट्री है, बस बाकी सब खराब हैं, बस है जो है वो जर्मनी है, जो है वो इटली है, बाकी सब कुछ नहीं है, ठीक है। और इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी मतलब होता है दूसरे नेशंस पे कॉन्कर करना, ठीक है। इसको बोलते हैं इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। इंपीरियलिस्टिक का मतलब यही है कि मैं हूं तो मैं अपने नेशन को और ज्यादा एक्सपैंड करता रहूं। एक्सपैंड कैसे करूंगा? दूसरे नेशंस को अपने अंडर में करके, ठीक है। एक्सपेंशन वाली पॉलिसी, दूसरे नेशंस को हराते जाओ वॉर में और एक्सपैंड करते जाओ, उनको कॉन्कर करते जाओ। फिर रेशियल सुपीरियरिटी, मैंने बोला था आपको, ये इनको ऐसा लगता था कि हम सबसे ज्यादा सुपीरियर रेस हैं और हमें को पूरे वर्ल्ड पे रूल करना चाहिए। फिर ऑपोजिशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये कहते थे कि बस जो है हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है। ये गवर्नमेंट को डिनोट करते थे स्टेट से, ठीक है। मतलब जो स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे इनका अपनी गवर्नमेंट से था कि हमारी गवर्नमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो होना चाहिए, ठीक है, उस स्टेट के हिसाब से होना चाहिए। स्टेट की इंपॉर्टेंस है, मतलब अपनी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस है, बाकी इंडिविजुअल क्या कह रहा है, हमें इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है। और अगर इंडिविजुअल स्टेट के अगेंस्ट जाता है तो इंडिविजुअल को मरवा दो, मतलब एक तरीके से इंडिविजुअल अगर उनके अगेंस्ट जा रहा है तो उसको मरवा दो। फिर ये थे एंटी कम्युनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिज्म से दोनों ही एंटी थे काफी। फिर एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप कोई लॉजिक की बात करेंगे, जैसे ये बोल रहे हैं ये डिक्टेटर हैं, हिटलर हैं या मुसोलिनी को स्पीच दे रहे हैं, तो आप उनसे पूछ लें अगर कि आपने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं बनता, तो वो कहेंगे कि कोई जरूरत नहीं है लॉजिक की, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ बस वही ठीक है। और आप ज्यादा अगेंस्ट जाएंगे तो आपको मरवा देंगे, ठीक है। तो मतलब जो वो बोल रहे हैं बस वही ठीक है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, जो डिक्टेटर बोलेगा वही ठीक है। तो इस तरह से इसमें सिमिलैरिटीज थी। ये कुछ मैंने कोट्स निकाली हैं, आप देख सकते हो। हिटलर का बहुत बड़ा, जैसे मैंने बोला ना, ये चाहता था कि पूरे वर्ल्ड पे जर्मनी का राज हो, ठीक है, जर्मनी सबसे स्ट्रांग है। और ये बोलता था कि इसकी ये थ्योरी थी कि फिटेस्ट द स्ट्रांगेस्ट शुड सर्वाइव, ठीक है, कि जो स्ट्रांगेस्ट है वही सर्वाइव करेगा दुनिया में, वीक लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। तो इस तरह से देखो, इसने कोटेशन में ही बोला है, दोज हु वांट टू लिव लेट देम फाइट एंड दोज हु डू नॉट वांट टू फाइट इन दिस वर्ल्ड ऑफ इटर्नल स्ट्रगल डू नॉट डिजर्व टू लिव। मतलब उसको ये कहता था कि बस अगर आपको जीना है तो फाइट करो, वॉर करो, जीतो, ठीक है, जो स्ट्रांगेस्ट है वही राज करेगा, वही जीतेगा। और अगर आप लड़ना नहीं चाहते और अगर आप थोड़े वीक हो तो आप मर जाओ, आप डिजर्व नहीं करते जीने के लिए। तो ये इसकी ऐसी सोच थी। और ये देखो, इस तरह से बेनिटो मुसोलिनी की भी कुछ इस तरीके से सोच है। मुसोलिनी ने बोला कि जो होना चाहिए बस स्टेट का, सब कुछ स्टेट का है, ठीक है, कुछ भी स्टेट के आउटसाइड नहीं है, कुछ भी स्टेट के अगेंस्ट नहीं है। स्टेट का मतलब इसका अपनी खुद की गवर्नमेंट से बोल रहा है कि जो भी होना चाहिए मेरी गवर्नमेंट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी मेरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी मेरी गवर्नमेंट के आउटसाइड नहीं होना चाहिए, बस मेरी गवर्नमेंट है, मेरी गवर्नमेंट के जरा सा अगेंस्ट गए तो मरवा दूंगा। तो इस तरह से इनकी मुसोलिनी की भी यही सोच थी। फिर डिफरेंसेस क्या है? थोड़ा डिफरेंसेस ये है कि ना जो फैसिज्म है ये इतना स्ट्रांग नहीं था, नाजिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, ठीक है। और नाजीज एक्सट्रीमली रुथलेस थे, मर्सीलेस थे, जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने लाखों ज्यूस को मरवा दिया था। इस तरीके से फैसिज्म में नहीं था, फैसिज्म ने ऐसे कोई लाखों लोगों को मरवाया नहीं था जिस तरह से हिटलर ने किया था। हिटलर बहुत ही ज्यादा मर्सीलेस था, मुसोलिनी कंपैरेटिवली हिटलर के कंपैरिजन में तो काफी कम था, ठीक है। फिर इटली में भले ही मुसोलिनी की डिक्टेटरशिप थी लेकिन फिर भी वहां पे एक किंग जरूर था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं था लेकिन किंग फिर भी था इटली में। लेकिन
जो नाजीज थे जर्मनी में था, जर्मनी में तो हिटलर ने सबको हटा दिया, कोई किंग नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैं ही हूं, जो हूं मैं हूं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। तो गाइस ये था आज का वीडियो पसंद आया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि सबको एक इंफॉर्मेशन अच्छी मिल सके और सब अच्छे से परफॉर्म कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।